साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो लगातार ट्वीट कर रही हैं तमाम विषयों पे, लगातार बात कर रही हैं, वहीं पर भाजपा कांग्रेस पर लगातार आक्रमण करते हुए नजर आ रही हैं। बातों से विषयों पर खुलकर सामने आ रही हैं। उन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो साथी हैं, एक जनपद लाइव से अनुज हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं पर हिंद टुडे न्यूज से खालिद भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले उन लोगों को हम जोड़ते हैं, उसके बाद तमाम विषयों की बात करेंगे। हमारे साथ अनुज भाई जुड़ चुके हैं और ये जुड़े हैं खालिद भाई। क्या आप दोनों को हमारी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अनुज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और खालिद भाई? पूरी साफ क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है, आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। राजपथ के जितने दर्शक हैं उन लोगों की तरफ से भी आप लोग का खैर मकदम करते हैं और अपनी बात की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से बसपा इस प्लेटफॉर्म पर लगातार अब जो नया ट्रैक पकड़ा है वही पुराने वाले को नए वर्जन से पकड़ा है, क्योंकि आकाश आनंद अब उस चीज को देख रहे हैं और बसपा सुप्रीमो लीड कर रही हैं और पूरे नेतृत्व में आकाश आनंद काम करते नजर आ रहे हैं। एक ट्वीट आया था सुबह, मैंने देखा, उसका रीट्वीट किया है आकाश आनंद ने। उसमें लिखा है, हरियाणा के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। हमारी प्राथमिकता है भाजपा को सत्ता से हटाना और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना। इसके लिए ऑफिशियली NINLD एवं BSP इंडिया सभी विपक्षी दलों के साथ लेकर एकजुट करने का काम करेंगे। ये बात INLD की तरफ से अभय सिंह चौटाला द्वारा हुआ था और इसको रिट्वीट आकाश आनंद ने किया। इसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले सवाल अनुज जी से लेता हूँ। अनुज जी बताएं इस ट्वीट का रिट्वीट का मतलब। इसका रिट्वीट इस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी। आवाज कम आ रही है क्या? मेरी आवाज सही नहीं आ रही है आपको? हाँ, थोड़ी सी भरभराहट है। तो जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी की जो तमाम कवायद कर रही है, लगातार तीसरे मोर्चे की बात जो लगातार की जा रही थी राजपथ के द्वारा, वो बात सत्य होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आकाश आनंद पहली बात तो किसी के ट्वीट को जो है वो रिट्वीट नहीं करते हैं। उन्होंने अमूमन देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो के ट्वीट्स को उन्होंने रिट्वीट किया है, लेकिन इस बार ही जैसे ही इनेलो के साथ में गठबंधन होता है, आकाश आनंद जो अभय सिंह चौटाला है उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हैं। और बड़ी बात यह है, ये गठबंधन अभी से नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब ने सबसे पहले जो गठबंधन किया था और बड़ी एक कवायद शुरू की थी किसानों की, शोषितों की, वंचितों की जो आवाज है, जो लगातार दो राजनीतिक दल देश के अंदर है जो राजनीतिक सत्ता को फुटबॉल की तरह या तो अपने पाले में रखते हैं या उसके पाले में रखते हैं, और वो कवायद लगातार चलती आ रही थी। और मान्यवर कांशीराम साहब ने उस कवायद को, उस चीज को तोड़ने के लिए, उन जंजीरों को तोड़ने के लिए ये एक नया जो है पहलू शुरू किया था। हालांकि 2024 में भी कोशिश की जा रही थी, लगातार बसपा सुप्रीमो की तरफ से चीजें निकल कर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, उनको बी टीम साबित करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने मौका दे दिया कि भाई आप लोग लड़ लो, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अब बी टीम वाला तमाम चीजें हो गई आपकी, अब हम अपना एक तीसरा मोर्चा बना रहे हैं जो ना तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने देगा, ना भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने देगा। और वहां पर उस सत्ता में किसानों की, शोषितों की, वंचितों की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी पर चलने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सत्ता में आएंगी। जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था कि जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, और कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से जो चीजें चल रही मौजूदा परिस्थिति में, तो वो लोग उस चीज को भूल गए हैं और उन्होंने शासक की जगह ये कह दिया कि हम इस पाले के हैं या हम उस पाले के हैं। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब से लेकर बाबा साहब ने यही कवायद की थी कि देश का जो शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज है, जब तक वो राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं कर लेता तब तक वो अपने हक, अधिकार और मान सम्मान, स्वाभिमान को नहीं पा सकता। और लगातार उस चीज को ये तमाम विपक्षी राजनीतिक दल भांप रहे थे, और इसीलिए 2024 में ये कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं ये जो तीसरा मोर्चे वाली जो पार्टी है, मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, इसे किसी ना किसी तरीके से खत्म किया जाए, उसकी कवायद की गई। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने, क्योंकि मंझी हुई एक नेता है मान्यवर कांशीराम साहब के छत्रछाया
छाया में पली बड़ी हैं, उन्होंने तमाम राजनीति सीखी है और बहुजन महापुरुषों की इस राजनीति को उन्होंने समझा और समझते हुए 2024 में जैसे मौका दे दिया और उन्होंने ये करके भी दिखा दिया कि हम अकेले के दम पर भी भारतीय जनता पार्टी से 37 सीटें छीनकर इंडिया गठबंधन को दे सकते हैं। ये उन्होंने करके दिखा दिया। अब 2027 और 29 को लेकर बसपा सुप्रीमो का एक बड़ा जो है ऐलान है और बसपा सुप्रीमो और आकाश आनंद जिस तरीके से अगर देखा जाए आकाश आनंद का ये पहला गठबंधन है उस तरीके से कि आकाश आनंद इंडिपेंडेंटली वहां गए हैं और उसकी तमाम जो घोषणा हुई सीटों का जो चयन हुआ वो तमाम चीजें जिस तरीके से मीडिया के सामने आई वो सिर्फ वहां पर मायावती जी नहीं थी और आकाश आनंद वहां पर रहे और अभय चौटाला के साथ उन्होंने कहा कि ये गठबंधन जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ समय का होगा उनको इस गर्त में नहीं रहना चाहिए, इस भूल में नहीं रहना चाहिए। ये गठबंधन दो परिवारों का गठबंधन है और ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाला गठबंधन है क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब के समय चला था और उस टाइम पे अगर देखा जाए बसपा ने 1 सीट जीती थी, इनेलो ने 4 सीटें जीती थी, उसके बाद भी गठबंधन हुआ लेकिन चुनाव से पहले वो टूट गया था। तीसरी बार फिर से अलायंस हुआ है जिस तरीके से देखा जाए और भी मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर और समतावादी न्यायवादी जो विचारधारा की राजनीतिक दल है वो सभी इसमें जुड़ेंगे और उसी की कवायद जो है बसपा सुप्रीमो और आकाश आनंद की तरफ से चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात कही। चर्चा का बिंदु ये नहीं है कि आग लगी तो जला कहाँ, जले कितने लोग। खबर ये है कि आग लगी, धुआं उठा, बचाने कितने लोग पहुंचे। उस तरीके का रोल बसपा का दिखा। मसला यहाँ पर साफ साफ है कि एक सबसे बड़ी बात अनुज भाई आपने बोली कि 37 सीटों की जो लड़ाई रही उसमें बसपा की प्राथमिकता थी और बसपा ने बेहतर इंडिया अलायंस को मदद की, मगर तब भी इंडिया अलायंस जिस तरीके से बसपा को नजरअंदाज कर रही थी उसका खामियाजा साफ है। ना विपक्ष मजबूत है ना सरकार मजबूत है और सरकार बनाने में दोनों असमर्थ हैं बगैर किसी गठजोड़ के। खैर, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो और बसपा के ट्विटर हैंडल को तो रिट्वीट किया है, मगर आज इस तरीके से उन्होंने चौटाला जी का ट्वीट ये रिट्वीट किया है, ये साफ साफ चर्चा का बिंदु बना है कि बसपा का ये गठबंधन कहीं और बेहतर दिखता हुआ दिख रहा और ये जो गठबंधनों की बात हो रही थी एक मोर्चा तैयार हो रही है, चर्चा का बिंदु बना है। खालिद भाई, आपसे सवाल है कि इस गठबंधन को कैसे देखेंगे आप? क्या लगता है ये गठबंधन कितना आगे जाएगा, किन चीजों पे काम? देखिए, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज अपने ट्वीट में लिखा कि जो गठबंधन इन लोगों के साथ किया गया है उसको लोग तीसरे मोर्चे की तरह देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही यहाँ पे कहना चाहूंगा जो तीसरे मोर्चे की काफी दिनों से कवायद चल रही है, काफी दिनों से बात चल रही है, जनता के मन में कहीं ना कहीं ये है कि तीसरा मोर्चा बनने वाला है। ऐसा लगता है कि जो सुझाव दिया गया है बसपा सुप्रीमो के ट्विटर पर वो सुझाव कोई मामूली चीज नहीं, क्योंकि जल्दी बसपा सुप्रीमो का ट्वीट आता नहीं, अगर आता है तो तूफान की तरह से आता है। तूफान शब्द का हमने यूज इसलिए किया है कि उन्होंने जो चीज लिखी है कि लोग इसको तीसरे मोर्चे की तरह देखते हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको बहुत ध्यान से। बात अगर करते हैं तीसरे मोर्चे की, तो तीसरे मोर्चे में आपको पता ही है कि जिस तरीके से अगर मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो उसमें MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अगर आते हैं या पल्लवी पटेल अगर आती हैं या उसके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत मजबूती मिलेगी। और तीसरे मोर्चे के आने से जो इंडिया गठबंधन का जो बड़ा नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। NDA का भी नुकसान होगा। तीसरे मोर्चे का फायदा ये हो सकता है कि जहां तक हमें जानकारी हम आपको बता दें, तीसरे मोर्चे में अगर ओवैसी अगर शामिल होते हैं तो उनके साथ तो पश्चिम में आपने चुनाव कवर किया है। खालिद भाई, ओवैसी क्यों शामिल हो सकते हैं? क्या इसका कारण कहीं ये तो नहीं कि जो इंडिया अलायंस में थे उसमें जो पार्टियां नहीं शामिल थी, चाहे पल्लवी पटेल हो, तमाम सीटों की बात की हो, ओवैसी भी नहीं थे क्योंकि पश्चिमी के चुनाव में वो यहाँ नजर नहीं आए। उन्होंने अपनी लोकसभा सीट को देखा था क्योंकि वो चाह रहे थे कि मुस्लिम समाज और तय कर ले, कुछ इस तरीके का कारण? नहीं, कारण ये नहीं है। कारण ये है कि आपको बता दें कि MIM की अगर देखा जाए या ओवैसी की यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन ने न उन्हें लिफ्ट दिया न उन्हें उनकी इज्जत की, जो कि एक भारी समुदाय का वोटर भी है उनका। आपने पश्चिम में चुनाव कवर किया होगा कि उनके बहुत चाहने वाले हैं। यह आपको भी पता है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है, अगर ओवैसी अगर उसमें शामिल होते हैं तो BSP के लिए तीसरे मोर्चे के लिए एक बड़ी राजनीति बन सकती है और एक बड़ा फैक्ट बन सकता है।
जैसे कि एनडीए को नुकसान होगा, और उसके साथ साथ में जो इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, अगर ओवैसी की एंट्री अगर हो गई तो इंडिया गठबंधन में ये होता है, जब ओवैसी अगर अकेले आते हैं अगर यूपी के अंदर वो चुनाव लड़ने के लिए, तो ये कहा जाता है कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। लेकिन अगर जब वो फिर अलायंस में यही होगा कि आपको इतनी सीटें दी जाएंगी और पलवेड़ पटेल को इतनी सीटें दी जाएंगी, फला को इतनी सीटें दी जाएंगी, तो उसमें वोटर एक साथ में जुट जा सकता है। जैसे कि कहीं पे बीएसपी के वोटर ज्यादा हैं, कहीं पे ओवैसी के फॉलोअर ज्यादा हैं, जब एक साथ में आएंगे समय प्रसाद मौर्य के फॉलोअर ज्यादा हैं, तो तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए बहुत मुसीबत की खबर होगी। अनुज भाई, मेरा सवाल आपसे है कि जो गठबंधन की बात खालिद भाई कह रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? चाहे पल्लवी पटेल हो या ओवैसी हो, क्योंकि एक अच्छा वोट बैंक कमेरावादी की जो बात हो रही है, वहीं पे मुस्लिम समाज की जो बात हो रही है, और बसपा सुप्रीमो ने ये साफ साफ कहा था ट्वीट के माध्यम से कि हम मुस्लिम मतलब आकाश आनंद भी उसमें बात बोल चुके हैं कि मुस्लिम समाज को जिम्मेदारी उस तरीके से दी जाएगी जो अच्छे से समाज को जोड़ सके। क्या होगा इसका विषय, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। जो अगर शुरुआती दौर में देखा जाए, जब इंडिया अलायंस का जब गठबंधन बनता है ये, तब बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से दरकिनार किया जाता है, शुरुआती दौर में तमाम सवाल खड़े किया जाता है। दलितों की कहा जाए तो दलितों को जो प्रतिनिधित्व है उसे दरकिनार किया जाता है, मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को दरकिनार किया जाता है। तमाम वो नेता, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे जिस तरीके से देखा जाए हम बात कर लें स्वामी प्रसाद मौर्य, उन तमाम नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, जिनका इस्तेमाल तो कर लिया गया, लेकिन अंततः जब देखा जाए, जब उनके हक और अधिकार को देने की बात कही गई, तो उन्हें जो है उस अलायंस से बाहर फेंक दिया गया। या फिर यो भी कह सकते हैं, दलितों को वोट तो उन्होंने चाहा कि वो वोट मिल जाए, लेकिन दलितों का स्वतंत्र लीडरशिप जो प्रतिनिधित्व मांगने वाली राजनीतिक पार्टी है, उनको नहीं लिया गया। इवन अगर चंद्रशेखर को देखा जाए, अंत समय तक चंद्रशेखर जो है इस इंतजार में रहे कि अखिलेश यादव उनको बुला ले, शामिल कर ले, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट अनाउंस कर लिया। दलित समाज के लीडरशिप को, उनकी स्वतंत्र लीडरशिप को, उनकी राजनीतिक भागीदारी को किस तरीके से समाप्त करने की कोशिश की गई। और ओवैसी साहब जब आते हैं, ओवैसी साहब को इस अलायंस में नहीं पूछा जाता है। मगर अनुज भाई, जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, वो नेता अभी भी समर्थन तो उन्हीं लोगों को दे रहा है जो उनके साथ नहीं थे, और आज भी राजनीतिक तौर पर उनका समर्थन कर रहा है। कि इस बात को कैसे देखते हैं फिर, जब आपका स्वाभिमान और सम्मान नहीं होता उस पार्टी को सम्मान देना, क्या ये सही है? बात अनुज भाई आप कह रहे हैं लीडरशिप की, तो मुस्लिम लीडरशिप के हिसाब से अगर ये तीसरा मोर्चा बनता है, तो मुस्लिम समाज के लिए अगर ओवैसी आके बोलेंगे, वहीं बहुजन समाज की बात अगर मायावती करेंगी, वहीं कमेरावाद से जो ओबीसी समाज है पल्लवी पटेल करेंगी, तो ये तीनों वोट बैंक जो कोर वोटर की बसपा ट्वीट ने बात कही है पिछले ट्वीट में, ये जो बात कही है, तो बसपा सुप्रीमो और आकाश आनंद वही पैटर्न पे काम करने के लिए आगे शायद गठबंधन कर सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही चंद्रशेखर की, तो मसला ये है चंद्रशेखर की, अगर वोट बैंक की हम बात करें तो 6 महीने पहले से चुनाव की तैयारी करना, और 15 महीने और 15 दिन और 1 महीना मुश्किल से प्रत्याशी का समय, हम और आप पश्चिमी में गए थे, तमाम बाहर के लोग लगे थे, तमाम लोग लगे थे, और उस तरीके का वहां जालसाज भी आप शायद सहमत हो कि नहीं हो, इस तरीके की बात कही गई, बसपा सुप्रीमो से बात हो गई, वहीं अखिलेश यादव के वोटरों से कहा गया कि हम अखिलेश यादव से भी डील कर चुके हैं, चुनाव के बाद हम साथ दिखेंगे, ये सीट जीतने के लिए भेजा है। और किसी समाज को आप नेतृत्व कर रहे हैं, उसको कमजोर कहना, क्या वो सही है? ये भी तो चिंता का विषय है, आप वो नेतृत्व जो कर रहे हैं। वहां पर तमाम चीजें थी, ये भी चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया कि मायावती ने कमजोर कैंडिडेट दिया है। इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं समर्थन हमको दिया है। तमाम पूरे देश के अंदर के तमाम जो संगठन के जो उनके लोग थे, चाहे वो सीतापुर हो, लखनऊ हो, जौनपुर हो, सब लोग वहां पर थे, वो चंद्रशेखर की तैयारी करा रहे थे लगातार। जो है अखिलेश यादव की तरफ से भी जिस तरीके से, लेकिन एक बड़ी बात जो है वो मुस्लिमों को ये समझाने में कामयाब रहे कि जो अखिलेश यादव से हम तो विनती कर रहे थे कि हमको शामिल कर लो, लेकिन उन्होंने हमको शामिल नहीं किया, और इसकी वजह से जो है चंद्रशेखर को एक बड़ा समर्थन जो है मुस्लिम समाज का मिलता हुआ एक सीट पे लड़ना और देश की राजनीति में नजर रखना, क्या ये सही होगा? आपको लगता है कि जो एक सीट जीतता है, पिछला भी गोरखपुर का चुनाव ध्यान हो तो उसमें कितने वोट पाए थे? जब आप एक सीट जीतते हैं, उसके बाद किसी सीट पे आप ना जनसंपर्क करते हैं, ना लोगों से मिलने जाते हैं, ना लोगों से बात करते हैं, ना किसी नेतृत्व को आप जिताते हैं। चलिए ठीक है, इंडिया अलायंस के साथ नहीं गए,
भाजपा के साथ नहीं गए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ रहे थे, तमाम ऐसे निर्दलीय पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे थे, उनके साथ भी आप नहीं खड़े हुए, तो कैसे देखते हैं इस बात को? ये भी तो एक चिंता का विषय है। खैर, खालिद भाई, आप मुझे ये जी। बताइए, पश्चिमी से लेकर पूर्व तक, चाहे अवध भी ले लीजिए, ओवैसी का क्या जनाधार है? ओवैसी कैसा नेतृत्व रखते हैं अगर गठबंधन में आते हैं? देखिए पवन जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, उसके साथ हमारे साथी जो अनुज भाई बैठे हुए हैं उनकी बात में मैं जवाब देना चाहूंगा। यहाँ पे अगर बात जनाधार की जाए तो पहले तो मैं यहाँ साफ तौर पे आपसे ये बताना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि ओवैसी की एंट्री की अगर बात करें कि तीसरे मोर्चे के साथ में, तो इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर ये ओवैसी की एंट्री होती है तो जो मुस्लिम जो है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ हुजूरी में लग है, कोशिश हो रहा है जोड़ सकें, नेटवर्क का कुछ इशू है। धार हाँ, अगर देखा जाए, खालिद भाई, कुछ नेटवर्क का इशू हुआ था। हाँ बोलिए जी। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ कि जो आपने सवाल किया कि ओवैसी का क्या है पश्चिम में और पूर्व में। आपको याद होगा कि 2022 का जो चुनाव हुआ था, आपने भी कवर किया था, हमने भी कवर किया था, अनुज भाई ने भी कवर किया था। तो जिस तरीके से एक बड़ा जनाधार उनके पास में है, एक बड़े लोग हैं वहां पे, एक बड़ी संख्या में वहां पे मुस्लिम समाज उनके साथ में। आपने देखा होगा मेरठ में जब मेयर का चुनाव हुआ तो उसमें जो है तीसरे नंबर पर समाजवादी थी, दूसरे नंबर पर एमआईएम थी, पहले नंबर पर बीजेपी थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज भी रहा है इस बार समाजवादी के लिए मेयर के चुनाव में। और अगर हम विधायकी की बात करें, अगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा के अंदर कई ऐसी सीटें रही हैं ओवैसी की जिसके अंदर काफी उनके वोटर्स रहे हैं, काफी उनकी संख्या रही है। आप अगर पूर्वांचल में अगर आजमगढ़ की बात करते हैं तो गुड्डू जमाली ने वहां पे गुड्डू जमाली कुछ ही हजार वोट से गुड्डू जमाली हारे हुए थे, शायद कुछ हजार क्या वो चंद वोटों से हारे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को ये टेंशन होने लगी है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो पश्चिम में जो एमआईएम के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है तो तीसरे मोर्चे में चले जाएंगे। तो ये एक तरीके से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और भी जो अदर पार्टीज वहां पे हैं उनके साथ में जिन्होंने अलायंस किया है तो वो कहीं ना कहीं टूट सकते हैं, ये हमारा मानना है। मतलब जहां चुनाव की बात हो रही थी, बसपा सुप्रीमो ने उस क्राइटेरिया को बढ़ा दिया, राजनीतिक तौर पे उस जो मौके को है और अच्छा बना दिया। उपचुनाव की जी लड़ाई नहीं, अब लड़ाई 2027 और 29 की हो गई है, और बाकी पार्टियों के लिए अब दिक्कत में हो सकता है। अनुज भाई, मुझे लगता है, क्यों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा मोर्चा जब भी बनेगा उसका फायदा जो है बसपा और तमाम बसपा के साथ जो लोग जुड़ेंगे उनका होगा, क्योंकि नॉन कांग्रेसी और नॉन भाजपाई हो रहा है तो जिस तरीके भी एक सेकेंड, हाँ, मैं ये कह रहा था, मैंने आपका सवाल सुन लिया है पवन जी। जिस तरीके हाँ से हाँ आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए तीसरे मोर्चे की जो बात आ रही है, तीसरा मोर्चा डेफिनेटली जो है कामयाब होगा और इसका अच्छा खासा नुकसान जो है बीजेपी और कांग्रेस के दलों को होगा। इसका सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ जहां एनडीए की आंधी थी और एक तरफ जहां इंडिया की आंधी थी, उसके बावजूद बसपा के पास 10% अपना वोट शेयर रहा, ये बड़ी बात है। और इसके साथ में जब भी ओवैसी आए या अन्य जो राजनीतिक दल अगर आएंगे और अपना वोट साथ ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तीसरा मोर्चा अपनी सरकार भी बना सकता है। बड़ी बात है क्योंकि बसपा के तमाम ऐसे लोग हैं जो बसपा ने अलायंस में शामिल नहीं हुई, इससे नाराज है। और बसपा लगातार अगर अलायंस बनाएगी तो तमाम वो लोग जिसे फ्लोटिंग वोट कहा जाता है, बसपा की राजनीति पे, बसपा के शासनकाल को जिन्होंने देखा है और बसपा की आस्था में विश्वास रखता है, बसपा के तमाम जो उन्होंने बहुजन महापुरुषों की जो एक विरासत को खड़ा किया है, चाहे वो ओबीसी समाज के हों, चाहे वो एससी समाज के हों, चाहे वो एसटी समुदाय के लोग हों, उनकी विरासत को खड़ा किया। तो एक बड़ा जो है वोट बैंक बसपा के पास में वापस आएगा। और वो वोट बैंक आज किसके पास है? या तो कांग्रेस
के गठबंधन के पास है या तो फिर वो बीजेपी के गठबंधन के पास है। इसके साथ साथ जब ये तमाम वोट बसपा की तरफ आता हुआ दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समुदाय वो कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं है, वो बीजेपी से भी संतुष्ट नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में एक तीसरा ऑप्शन जब आएगा तो डेफिनेटली जो है ओवैसी जी अगर आते हैं तो वो तमाम चीजें होंगी, लेकिन गठबंधन के लिए जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते में अपने दिलों को साफ रखना होगा। ओवैसी जी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता लगातार मायावती जी पर जो टिप्पणी कर रहे थे उन तमाम टिप्पणियों को बंद करना होगा, अपने दिल को साफ करना होगा। चुनाव का मामला था, चुनाव तो चुनाव का आगे बढ़ेंगे मामला तो था। देखिए, डेफिनेटली कामयाब होंगे। अपनी नाराजगी अलग होती है और हर कोई नाराज होता है अपनी पार्टी की स्थिति को देखकर। वो भी नाराज हो रहे थे, हम भी नाराज हो रहे थे, मतलब ये बात राजनीतिक दलों में कहा जाती है। खालिद भाई जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? मैं ये कह रहा था, बूंद बूंद एक से मिनट और सागर भाई, जो नहीं बोल रहा वो अपना माइक म्यूट कर ले क्योंकि एक्सटर्नल वॉइस बहुत ज्यादा आ रही थी कहीं। अच्छा, खालिद भाई माइक बंद कर लीजिए, 2 मिनट हम सवाल ले लेते, उसके बाद आप माइक ऑन कर दीजिएगा कि बाहर से आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कि बूंद बूंद से सागर बनता है, कहीं ये नीला सागर अब पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में छा जाएगा क्या? देखिए आपने जिस तरीके से कहा कि कहीं ये चीज जो है नीले, इस तरह का कोई आपने शब्द यूज किया, तो मैं आपसे एक नीला चीज ये सागर। कह जी, नीला सागर। तो जिस तरीके से आपने नीला सागर की बात की, ये काफी टाइम से कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि कोई ऐसा समीकरण बनेगा और बसपा की सुप्रीमो वो प्रधानमंत्री बनेंगी। तीसरे मोर्चे की बार बार जो बात आ रही है, मैं आपको बता दूं, जो तीसरा मोर्चा अगर सामने आ रहा है तो तीसरे मोर्चे के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होगी कि जो उनके वोटर्स हैं, जो भारी संख्या में उनके वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। इससे पहले मैं आपको आपके सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं। आप इससे पहले आप जरा देख लीजिएगा। नीले की अगर बात करें तो ये मान के चलिए कि तीसरे मोर्चे पे जिस तरीके से जनाधार बढ़ने की बात की जा रही है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर इन लोगों ने अगर अलायंस कर लिया, तीसरा मोर्चा अगर बना लिया तो बड़ी मुश्किलें हैं। आपने जो बात कही है सही होती दिख रही है कि इसी तरीके से अगर होता रहा तो उपचुनाव तो एक निशाना रहेगा, बहाना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे 27 के ऊपर ये एक बड़ा टारगेट माना जा सकता है और 29 कहीं दूर नहीं रहेगा। एक बात है अनुज भाई, जिस तरह से तमाम जो चैनल थे, जो टीवी चैनल को छोड़कर, कासिम सर ने सीधे इस बात पे कहा है एक इंटरव्यू में कि टीवी चैनल छोड़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आते क्योंकि ऑडियंस यहाँ है, तो उनसे उनके फायदे की बात है, उन्हीं मुद्दों पे बात करके ट्रैफिक इकट्ठा कर रहे थे। मगर जिस विषयों पे बात कर रहे थे, ठीक है, इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, इंडिया अलायंस उन मुद्दों को नहीं उठा रही है और बसपा लगातार अब प्रहार कर रही है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, और उसको अभी भी वो चैनल नहीं हाईलाइट कर रहे हैं, बसपा की वो खबरें नहीं दिखा रहे हैं। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो बसपा की खबर भी कर रहे थे और चुनाव भी लड़ रहे थे, मगर अब देखिए थोड़ा हल्के हो गए क्या, वो वोट बैंक और वो जो उनके पास जो लोग हैं उनको इकट्ठा सिर्फ करना चाहते हैं, सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम बहुजन आइडियोलॉजी से हैं। कैसे कहेंगे इसको? बिल्कुल, जो तमाम यूट्यूब पर तो तमाम पत्रकार आए, अगर आप उनके न्यूज देखेंगे जाके, हैंडल देखेंगे जाके, तो वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को गुदगुदाना है, पब्लिक खुश होती रहे, और इस गुदगुदी करने के लिए वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा के इंडिया अलायंस की सरकार बना रहे हैं। जबकि तमाम राजनीतिक दलों ने 27 की तैयारी कर ली है, 27 के चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग मुस्लिमों के अधिकार और हित के लिए तमाम चैनल दिखा रहे थे, आज उनसे ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी से ये सवाल नहीं हो रहा है कि आपने कर्नाटक के अंदर का कांग्रेस ने दलितों के 14,730 करोड़ रुपए का फंड काट लिया है और तमाम जो चुनाव के दौरान जो वादे किए वो पूरा करने में लगाएगी। तो आप समझ सकते हैं कैसे दलितों के, आदिवासियों के उत्थान के लिए जो पैसा दिया जाता है।
जो दलितों आदिवासियों के उत्थान के लिए जो फंड आता है उसको काट कर, वो भी थोड़ा बहुत नहीं काट के 14,730 करोड़ रुपए काट कर चुनावी वादों को पूरा करेंगे। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग की लगातार खबरें आ रही, तो मुस्लिम पत्रकारों पर FIR हो जाता है। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी बार जो है इस पूरे मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई जा रही है। लगातार देश के अंदर SC ST पर जिस तरीके से जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज नहीं उठाई जा रही है। और वो शुभचिंतक जो अपने को सामाजिक चिंतक कहते थे, लक्ष्मण यादव जैसे लोग, वो ये भी नहीं पूछ रहे कि भाई अब आप क्यों नहीं बोल रहे उन सारे मुद्दों पर। तो तमाम जो यूट्यूब पे तमाम जो पत्रकार हैं वो अपनी ऑडियंस को पकड़े रखने के लिए चुनाव के दौरान तमाम तरीके के शगुफे छोड़ते हैं, और वो लगातार आज भी, आप खुद से टटोल के देख लिए, ऑडियंस खुद से टटोल के देख ले, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराकर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए सुनने में आया दावत बहुत जबरदस्त चल रही है आजकल, और कोई बोल नहीं रहा। दावत तो आप लोग को पता चली, दावत चल रही है। दावत पे क्यों बोलेंगे? जिस तरीके से राहुल गांधी ये कहते थे कि मोदी और अडानी को, जो मोदी जी ने अडानी और अंबानी को पूरा देश बेच दिया है, उनका फायदा करा रहे हैं, कोरोना में सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने लिया। आज उन्हीं के लड़के की, उन्हीं के बेटे की शादी में वो दावतें उड़ा रहे हैं। अब अगर उनको देश बेचा है, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बड़ा सवाल खड़ा किया था। अब अंबानी जी और अडानी जी पर बड़े सवाल खड़े किए थे, उनके घर में दावतें खा रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने SC ST के हक और अधिकारों के लिए कहा था कि हम लड़ेंगे, और उन्हीं के हिस्से की रोटी को काटकर 14,730 करोड़ रुपए काटकर आम जो है जो चुनावी घोषणाएं करते हैं उनको पूरा करने के लिए कर लेंगे। तो इन पर किसी से सवाल नहीं होगा, ना ही कोई यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर जो जिन्होंने बात किया जाए, जो बड़े पत्रकार बनते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं हो रहा। लक्ष्मण यादव जैसे लोग नहीं सवाल कर रहे हैं कि भाई अब आप अंबानी जी के घर पे क्या कर रहे हैं। अब मोदी जी ने शायद वो जो बात कही थी कि टेम्पो भर भर के रुपया गया है, तो क्या आप ऐसे तो अगर देखा जाए तो वो बात भी सच होती हुई नजर आ रही है। हम ये नहीं कहना चाह रहे थे, मगर अनुज भाई ने बोल दिया कि विषय ये नहीं है कि दावत में गए। खालिद भाई, विषय ये नहीं है कि दावत में गए, बात ये है कि दावत में जाने का समय है, मगर जो अभी तमिलनाडु में मामला हुआ, हाथरस में जो मामला हुआ, जिन लोगों ने इनको वोट दिया, इनको विपक्ष मजबूत किया, कैसे देखते हैं? दावत पे भी बता दीजिएगा, और ये जो मामले हुए उसको कैसे? क्या इन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि इन लोगों की आवाज उठा सकें, इन लोगों के साथ खड़े हो सकें? इतनी बड़ी पार्टी बना के, इतना बड़ा गठबंधन बना के, अगर समाज के हित की बात नहीं करते तो कैसा ये अलायंस है, कैसा ये विपक्ष है? देखिए, अगर आप बात करें हाथरस की, तो हाथरस में खैर अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए था, राहुल गांधी वहां पे गए हुए थे। लेकिन हाथरस मुस्लिमों की बात करते तो जरूर है लोग, दलितों की बात तो जरूर के बाद उसी दिन नहीं गए विश्वनाथ पाल, जो बसपा के नहीं, मैं उसी दिन की बात नहीं कर रहा हूं। जब देखा कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल गए, उसके बाद लाइन लग गई। वही मैं कह रहा हूँ, जो बहुजनों की बात करता है, जो बहुजनों के साथ चलता है, जो भारतीय संविधान की बात करता है, उनके विचारों के बाद, मतलब कहीं आप राजनीतिक तौर से सोचे थे कि हम कमजोर ना हो? देखिए, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हाथरस मुद्दे पर इनको फिलहाल जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि 121 लोगों की मौत होगी, 122 लोगों की, वहां पे इनको टाइम जाने का नहीं मिला। आज अंबानी की शादी में जाने का टाइम मिला है। जो लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, अंबानी अडानी एकदम से पूरा बनाए हुए, छाए हुए थे, लेकिन आज वो शादी में जा रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं सिर्फ और मुस्लिमों को और दलितों को बेवकूफ बनाने की बात कही जा रही है। जैसे अभी अनुज भाई ने एक बात कहा कि दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है। एक वीडियो हमारे पास आई थी, बाकायदा ट्विटर पे भी चल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा कि स्टेट की, राजस्थान या मध्य प्रदेश के, दो में से एक, फिलहाल टीचर है वो। तो जब लोगों को पता चला, भी जल्दी की बात आज ही की, पता चला कि ये दलित है, तो लोग उसको अपने वहां जगह नहीं दे रहे हैं। ये ट्विटर पे चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थानी खबर है। ये सही ना अनुज भाई जो मैं बोल रहा हूँ? तो मेरा कहने का मतलब, इससे पहले से अनुज भाई ने कहा कि 2 मुस्लिम पत्रकारों पर FIR हो गई, कोई नहीं बोला। उसके बाद दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा। प्रतापगढ़ में एक दलित लड़की को उसके ऊपर अत्याचार किया गया, उसको मारा गया, उसका सर फाड़ दिया गया। अभी इससे पहले एक वाकया हुआ था, एक दलित लड़का पानी भरने के लिए नल पे गया, उसको पीट पीट के मारा गया। कभी ये होता है, मंदिरों में जाने से उसको रोका जाता है। तो बात, तो जब इलेक्शन की बात आती है तो संविधान ऐसे हाथ में लिए रहते हैं, लेकिन जब बात अगर आती है कि दलित पे बोलना, बात आती है मुस्लिम बोलना, बात आती है कोई परेशान अगर है उस पे बोलना, बात अगर आती है कि नौकरी के बारे में पूरी तरह बात उठाना, बात अगर आती है कि शिक्षा पर बोलना, मैं पूछना चाहता हूं आपसे पवन भाई,
मेरा देश ऐसा है कि 18% जीएसटी एजुकेशन पे। किसी विपक्ष के नेता ने, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, किसी विपक्ष के नेता ने 18% जीएसटी का विरोध किया? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सोचिए अगर 18% जीएसटी देश में अगर तो होगा, अगर वो सवाल उठाएंगे तो जिनके घर में दावतें खा रहे हैं आज, स्कूल कॉलेजेस तो उन्हीं के हैं, फिर कौन इनवाइट करेगा? एयरपोर्ट जी का पानी बात तो कितना था अनुज भाई, याद है? अनुज भाई, एयरपोर्ट का पानी 110 रुपए बोतल, हम बिल्कुल लोग क्या बिल्कुल बोतल याद में है। जाके पानी पिए। बिल्कुल याद है। लगातार जो देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से शुरुआत में कह रहे थे सब कुछ जो है मोदी जी को, अब मोदी जी जो है अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारे नाम गिना रहे थे वो लोग आज कहीं ना कहीं उन्हीं के घर में बैठ के मजे की दावत उड़ा रहे हैं, और भारत देश की जो जनता है उसे वो ये लोग बेवकूफ समझते हैं कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो सब कुछ देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो पत्रकार आज कहाँ है? जैसा पवन भाई अभी कह रहे थे, वो पत्रकार कहाँ है, वो यूट्यूबर्स कहाँ है जो जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म तैयार किए और देश की जनता को संविधान और आरक्षण और सेकुलरिज्म, इन तमाम मुद्दों पर उन लोगों ने कहा कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, अंबानी को दिए दे रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। आज वो एक सवाल नहीं कर रहे भाई कैसी पूरी लग रही है कि वो भी उसी पैसे की है जिसे जो मोदी जी के द्वारा अगर बेचा गया है तमाम चीजें, और उसी से जो इनकम हुई है उसी की है, और वही आप खाने के लिए वहां बैठे। तो क्या आप अंबानी जी से कहेंगे कि आप रेल थोड़ा छोड़ दीजिए, आप जो है आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दीजिए? साफ तौर पर है, अगर इस दर की भी अगर सरकार आती ना तो ये बढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट देती, जैसा ही उनके घर पे बैठ कितने अच्छे संबंध है उनके साथ में, वो इस इनविटेशन से साफ अरे तौर पर दिखाई देते संबंध हुए की नजर बात आ ना रहा है। करिए भाई, संबंध की बात ना करिए, चुनाव था वो, उस समय की बात थी। मगर खालिद भाई कुछ मेन्यू बता रहे थे, 550 रुपए पान था कुछ। खालिद भाई बहुत जबरदस्त बात बताए थे, हमारी बात हो रही थी फोन पे तो कह रहे थे भैया वहां तो बढ़िया। जी खालिद नहीं भाई वो चीज बता। मुझे तो खैर अभी ध्यान नहीं आ रही है हाँ, कि जिस तरीके से वो तो एक बड़ा इंटरेस्टेड मुद्दा था लेकिन वो जेहन से निकल गया। लेकिन बात अगर हम करें कि समाज में सिर्फ इस तरीके से ये लोग बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं बैठ के, बड़ी बड़ी बातें करना, संविधान हाथ में ले रहना, मगरमच्छ के आंसू गिराना, यार कब तक जनता को बेवकूफ बनाओगे, कब तक देश को बेवकूफ बनाओगे? और एक चीज आपको बता दें कि जब से हरियाणा के अंदर बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है, तब से एनडीए के अंदर और इंडिया गठबंधन के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई एसिड छोड़ दी गई हो कि जिससे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि दावत खा के आए, कुछ डील करके आए तो दिमाग कुछ काम करे, उस पर अगले मुद्दे की बात हो। लेकिन विपक्ष इस बार ये भी माना जा रहा था कि विपक्ष बहुत मजबूत है और विपक्ष पूरी तरीके से हावी होगा एनडीए के ऊपर। लेकिन वो जब खड़े नहीं। होते हैं तो ना, लेकिन मैं एक हाँ चीज आपसे कहना चाहूंगा कि बोलने की अगर बात की जाए वो हर समाज की, तो आप उठा के हिस्ट्री चेक कर लीजिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। कई बड़े पत्रकार भी कह चुके हैं इस चीज को लेकर कि संविधान अगर बात करने की अगर बात की जाए, मुद्दा उठाने की अगर बात की जाए, तो जिस तरीके से ओवैसी साहब मुद्दा उठाते हैं संसद भवन में, आपने देखा होगा कई बार उनको मेडल भी मिला है उसका, उस तरीके से बात अगर उठाने की बात की जाए तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको बीजेपी से जोड़ दिया जाता है, बी टीम से जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर तीसरे मोर्चे में अगर आगे तो किससे आप जोड़ेंगे, ये तो बड़ा भाई, मसला बी फंस टीम का जाएगा फिर। मतलब बहुजन तो नहीं है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। बी टीम का हमें भी मतलब लग बहुजन, रहा है, हमको लग रहा है नहीं अनुज भाई हमें भी लग बहुजन रहा है। सकता है बी टीम का मतलब। मगर सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से इन्होंने कही खालिद भाई ने, कि आप अगर राजनीतिक तौर पर अगर अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि कोई नेता पे आप सवाल उठाओ या आप कह दो। आप ये बता दीजिए, बसपा सुप्रीमो मायावती सांसद पद क्यों छोड़ी थी और कब का छोड़ी थी? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए भाई, क्यों छोड़ा था, किसके लिए छोड़ा था, क्या अपने हक के लिए छोड़ा था? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, संसद में नहीं है कि कहां से आवाज उठाएंगी, मुख्यमंत्री हैं किसी देश की। मगर समाज के हित में, राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे सारी बात आज भी ट्विटर पे लिखती हैं, एक्स स्पेस पे, और खुलकर सामने आती हैं। मगर जब पावर होगी तभी उस पे काम किया जा सकता है, बगैर पावर के नहीं किया जा जी सकता है। आप कहना आसान है कि आप कह दो कि बस सुप्रीमो सवाल नहीं उठा रही, आ नहीं रही, मैदान में आ जाए तो क्या होगा? जो संख्या के लोग आते पवन हैं, भाई, खालिद दो मिनट, पवन भाई जी खालिद भाई 2 मिनट, जो सवाल उठाते हैं, जो बात कहते हैं ये लोग, अगर वो मैदान में आएगी तो मैदान की जगह खाली रह जाएगी?
वो इस चीज को नहीं समझती है। जो हाथरस में मामला हुआ, अगर मायावती को जरा सा भी खरोच लगे तो क्या होगा मालूम है देश में? जो बहुजन विचारों को मानते हैं, जो माननीय कांचीराम साहब को मानते हैं, वो बसपा सुप्रीमो को आज भी मानते हैं। कहीं ना कहीं इस चुनाव को संविधान बनाम देश हित के लिए लड़ा गया कि वो हिंदुत्व प्लस संविधान। राम मंदिर का मुद्दा तो चला नहीं, मगर इन्होंने, विपक्ष ने कहीं ना कहीं संविधान दिखा के चुनाव को अपनी तरफ करने की कोशिश की, मगर आज भी वो संविधान की सुरक्षा में नाकाम दिख रहे हैं, क्योंकि जब मुद्दों की बात होती है तो इन मुद्दों को सामने दिखते नहीं है। जी खालिद भाई क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि पवन भाई, जिससे अगर संसद भवन में बात उठाने की बात होती है, मुस्लिमों का और दलितों का वोट लेने के लिए इंडिया गठबंधन पहुंच तो जाता है, लेकिन अगर मैं इससे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि मॉब लिंचिंग जब होती है, किसी की भी मॉब लिंचिंग होती है, तो ये जो बड़े बड़े ढिंढोरा पीटते हैं, मगरमच्छ के जैसे आंसू बहाते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना? तो ये बताइए कि कहाँ चले जाते हैं उस टाइम, इनको क्या होता है? मॉब लिंचिंग की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। किसी को गाय के नाम पे मार दिया जाता, किसी को धर्म के नाम पे मार दिया जाता, किसी को भगवा ट्रेप पे मार दिया जाता, किसी को लव जिहाद पे मार दिया जाता। तो इस तरीके से एक बड़ी फहरिस्त है। तो मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर जो गुंडागर्दी चल रही है देश में, उस पर आपने किसी को ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा होगा। सिर्फ 2-3 नेता ऐसे हैं जो संसद में बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा पिछले। लेकिन जब बात आती है वोटर्स की, तो मालूम क्या डराते हैं वो कि अगर इस बार अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीता तो भारतीय जनता पार्टी फिर से आ जाएगी, संविधान बदल देगी। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ, संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। किसी की मां ने भी ये नहीं जाना है कि इतनी आसानी से वो संगठन बना के संविधान बदल देगा। देश बहुत बड़ा है, ये कोई श्रीलंका है, नेपाल के बराबर नहीं है। पवन जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत साफ, संविधान बिल्कुल, बदलने के लिए बहुत बड़ा वो चाहिए, बदलने के लिए इतना बहुत बड़ा आसान नहीं है ये। उतना ही मसला मुश्किल है ये है, जितना लेकिन बाबा हम साहब को, उतना ही मुश्किल है जितना बाबा साहब के विचारों को बहुजनों के दिल से निकाल देना, चाहे वो दलित, मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो, नहीं, और वो माइनॉरिटी। चीज तो है, लेकिन वही बात, संविधान बदलना, देखिए संविधान बदलना इतना मुश्किल है, समंदर के अंदर एक सुई गिर जाए उसको तलाशना इतना मुश्किल है। बिल्कुल, संविधान बदलना मुंह से तो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जो मगर समाज संशोधन के कर जो सकते हैं। दबे कुचले जो लोग हैं, वो उनको नहीं समझ है, उनको बता के। और ये होता है भाई, मेरा कहने का मतलब है कि कब तक लोग धक्के लगाते रहेंगे, कब तक लोगों को तो डराया जाए, तीसरा मोर्चा यही जो तो बन है। रहा है, इसीलिए मैंने इस लाइव जो स्ट्रीम यार्ड मैंने यूज किया है, खालिद भाई का धन्यवाद जी चाहेंगे कि जिसके कारण हम ये लाइव कर पा रहे हैं। मैं ये बात कह रहा था, जिस तरीके से ये जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, इसमें जो राजनीतिक पार्टियां आएंगी और सामाजिक संगठन, अनुज भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात, उसमें यह भी लिखा है कि सामाजिक संगठन भी आना चाहे वो साथ खड़े हो सकते हैं, जो कांग्रेस और भाजपा के साथ नहीं है। मतलब बसपा हो, अब ये भी हो सकता है तमाम सामाजिक संगठनों को भी अपने साथ ला सकती है, मगर सवाल ये है कि उन लोगों को भी अब दरकिनार इन लोगों को करना पड़ेगा, जो उन लोगों के ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा जो तमाम वामसेब बनाए दुकान चलाते हैं। अनुज भाई बात बिल्कुल सही है बिल्कुल कि नहीं? जवाब, बिल्कुल बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा और असली और नकली को पहचानना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो सामाजिक संगठन आएंगे, और ये सभी लोग जानते हैं, चाहे वो कोई भी सामाजिक संगठन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये सभी लोग जानते हैं बसपा के नेतृत्व में जो भी एक वो बनेगा, जो भी आगे आके तीसरा मोर्चा बनेगा, उसमें सबको उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, बराबरी की नीतीश हिस्सेदारी मिल गया मिलेगी। ना? लेकिन उसके लिए सभी लोगों को बराबरी की मेहनत करने की भी जरूरत है, असली और नकली को पहचानने की भी जरूरत है, और इसका प्रभाव जो है चुनाव पे पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और तीसरा मोर्चा, कांग्रेस को अब कोई पार्टी नहीं पसंद कर रही थी, कोई उसके साथ नहीं आना चाहता था। तब नीतीश ने उस मोर्चा को संभाला और नीतीश ने साफ साफ कहा कि बसपा को साथ लाइए, मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा, बसपा से भी मिलूंगा। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अगर आप बसपा के साथ जाएंगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चाल थी नीतीश को समझ में आ गई कि ये जीत नहीं पाएंगे, तो नीतीश भाजपा में चले गए। हो सकता है आने वाले समय में ये भी दरकिनार हो जाए। और 27 के चुनाव में जो बात सबसे बड़ी चीज है, क्या बसपा की तरह समर्पण हो पाएगा? जिस तरह से अभय सिंह चौटाला को बसपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया, क्या कांग्रेस उतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या उसको अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे? क्या हो सकता है, इस चीज पे भी विषय है।
और अखिलेश यादव को अगर बनाते भी हैं तो क्या फायदा, आज भी वो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, तो किस प्रोपेगेंडा की तरह 29 के चुनाव में या 27 के चुनाव में आगे ये चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि अभी तक के तो इन लोगों की तरफ से कोई चैन नहीं आ रहा है। आज शादी में भी गए, वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे थे, जिनसे आप सवाल उठाए थे, उनकी दावतों में जा रहे हैं। तो ये बड़े प्रश्न है, ये बड़ी बात है। आखिरी बात के साथ हम अपना लाइव खत्म करते हैं। अनुज भाई, गठबंधन में कौन कौन शामिल हो सकता है ये बता दीजिए, और क्यों हो सकता है, कम शब्दों में, लाइव बहुत लंबा हो हम गया। शब्दों में सीधा सा जवाब यही है, जिन राजनीतिक दलों को इंडिया और एनडीए दोनों ने दरकिनार किया है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं, जो समतावादी समतामूलक समाज में, न्याय में और बराबरी में विश्वास रखते हैं, वो सारे दल इस अलायंस में शामिल हो सकते हैं। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, सभी इस दल में शामिल होकर इसकी कवायद को आगे बढ़ा सकते हैं। कितना फायदा हो सकता है? फायदा जिस तरीके से देखा जाए, हमेशा से ही अगर देखा जाए, जब तीसरा मोर्चा बनता है तो फायदा तीसरे मोर्चे को ही होता है, क्योंकि ना तो बीजेपी का उतना कोर वोटर उसके पास में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जिनके पास ऑप्शन नहीं थे वो बीजेपी के पास है। सिमिलरली जब समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समुदाय नाराज होता है और कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो दोनों मिलकर उस मुस्लिम समुदाय के वोट को कहीं ना कहीं साधने के लिए एक अलायंस कर लेती हैं, और जब मुस्लिमों को एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा तो वो भी अपना प्रतिनिधित्व मांगे, अपने भागीदारी मांगेंगे। और ऐसे में जब भी कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा जो उनको सम्मानजनक भागीदारी देगा और उनको एक पोजीशन देगा, अच्छी पोजीशन देगा, तो मुझे लगता है वो तमाम लोग उधर जाएंगे, न्यायपसंद लोग उधर जाएंगे, और उसका जो है अच्छा खासा प्रभाव आएगा। भविष्य के गर्त में सारी चीजें हैं, और तीसरा मोर्चा जरूर कामयाब होगा अगर बनता है। खालिद भाई, आखिरी सवाल। जी जी। तीसरे मोर्चे में वही सवाल है, सामाजिक संगठन का शामिल होना बहुत जरूरी है कि नहीं? जो समाज के तमाम संगठन चल रहे हैं, जो आवाज उठाते हैं, वो आज भी अपने सामाजिक विचारों को रखते हैं। उसके साथ जो पार्टियां अपनी जमीन बचाने के लिए, राज्य की जमीन बचानी, राजा तो चलो ठीक है, देश का एक होता है, मगर तमाम राज्यों के भी राजा होते हैं, उनकी भी वैल्यू रखने के लिए जो बसपा तीसरा मोर्चे की शुरुआत कर रही है, जो इशारा भी आया है बसपा सुप्रीमो का, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम राज्यों के भी देखिए अभी अनुज भाई इसका पूरा जवाब दे ही चुके हैं। मैं बहुत शॉर्ट बता दूं आपको कि तीसरा मोर्चा आने से एक बड़ा फायदा होगा, जैसे कि बहुत लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते हैं, कोई एनडीए को नहीं पसंद करता है, कोई इंडिया गठबंधन को नहीं पसंद करता है, और भी अदर्स पार्टीज हैं यहाँ पे। लेकिन जिन लोगों को बसपा से बड़ी उम्मीद थी, तो उसमें ये होगा कि एक ही कमरे में, छोटी सी मिसाल, एक ही कमरे में मतलब सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो अगर किसी को मिलना होगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो सारे लोग जाके एक आदमी से मिल सकते हैं और अपनी पूरी बात रख सकते हैं। तो उसी तरीके से तीसरा मोर्चा है, जब आएगा आसानी से, तो इसको कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद होगी कि हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हमको हमेशा यूज किया गया है, हमारी बात किसी ने सुना नहीं है, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो हमारे प्रताड़ना की बात हो, कुछ भी हो। तो जब ये चीज जब आ जाएगी, तो ये रहेगा कि हर एक उस आदमी को संविधान पर भरोसा रखता है और अपनी चीजों में भरोसा रखता है, तो वो जाहिर सी बात तीसरे मोर्चे में आएगा, शामिल होगा। और तीसरा मोर्चा ये जो है इंडिया और एनडीए के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी लोग शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मोर्चा चालू हुआ है, अगर बसपा सुप्रीमो ने शुरू कर दिया है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की जो बातें थी, जो आकाश आनंद ने जानी थी, अनुज भाई अगर मेरी बात से सहमत ना होइएगा तो बोलिएगा, कि जनता की जो बातें थी, जो आकाश आनंद ने जाना, तमाम जगहों पे आप भी गए अनुज भाई, तमाम जिलों में जो कार्यक्रम उसमें पहुंचे, और आकाश ने उस बात को जाना है, बसपा सुप्रीमो से अब डिस्कशन की है, और उन्हीं पैटर्नों पे काम हो रहा है कि कम से कम बसपा की जो बातें हैं, बसपा के साथ कोई गलत कर रहा है या बसपा की विचारधारा को लोगों के बीच में नहीं ले जा पा रहा, उन सिस्टम पे काम हो रहा है। दूसरा, बसपा अपने पुराने पैटर्न पे आ गई, जिस पे काम करती थी, जो लोग चाहते थे कि बसपा गठबंधन से चुनाव लड़े, वो तीसरा मोर्चा जो बन रहा है हरियाणा में, लोग बहुत प्रभावित हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, ये जो बदलाव है, साफ साफ दिखा रहा है कि बसपा अपनी ट्रैक को बदल चुकी है। शायद ना कहो, गाड़ी जो 40 पे चल रही थी अब 80 और 100 पे चलने लगी ट्रेन ट्रैक पे। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं।
लगातार बसपा की ये डिमांड थी, जो तीसरे मोर्चे की डिमांड थी, बसपा अलायंस में चुनाव लड़े। अब लोगों के पास भी एक ऑप्शन होगा और ऑप्शन बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार वही चीज कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी ये चाहती है या तो सत्ता की बॉल कांग्रेस के पास रहे या बीजेपी के पास रहे, और जनता के पास तीसरा ऑप्शन नहीं रहता तो मजबूरन या तो बीजेपी को समर्थन करती है या तो कांग्रेस को समर्थन करती है। ऐसे में एक तीसरा मोर्चा आएगा, और जिसकी सरकार 7 से 12 की सरकार इन लोगों ने देखी भी है, तो मुझे लगता है वो मोर्चा बहुत मजबूत होगा और ऑप्शन रहेगा तो लोगों के पास ज्यादा चीजें होंगे, चयन करने में आसानी होगी। हरियाणा में जो नतीजा होगा वो साफ साफ दर्शाएगा और दिखाएगा किस तरीके से बसपा चुनाव लड़ रही है, और बसपा ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पे जल्द ही बसपा को मुझे भी लगता है, और शायद अनुज भाई भी इस बात को हमसे बार बार कहते हैं कि बसपा को अगर चुनाव मजबूत करना है तो अब उपचुनाव की भी तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नतीजे इसके भी मायने रखेंगे। और हरियाणा में जो अक्टूबर में चुनाव होना है उस पर भी ये असर डालेगा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ जो साथी जुड़े थे, सहयोगी जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हमारे लाइफ में टाइम निकाल के जो जुड़े और तमाम विषयों पे बात की। उसके साथ हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। ओके बाय, शुक्रिया।